तो लेट अस क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विथ हर्ष। आइए दोस्तों, जुड़ते हैं टॉप एजुकेटर से, क्वालिटी कंटेंट से और एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस का हिस्सा बनते हैं। यूपीएससी के सबसे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़िए, यूपीएससी सीएससी को क्रैक कीजिए। इस अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन आपको सक्सेस का एक कैप्सूल कोर्स देता है। कैप्सूल कोर्स का मतलब होता है कि सक्सेस के लिए विद्यार्थी को जितने स्टेप की जरूरत होती है आपको एक सब्सक्रिप्शन पर प्राप्त हो जाता है। जैसे डेली लाइव क्लासेज हैं, इन क्लासेस को इस कदर डिजाइन किया गया है कि आप अपने टीचर से बातचीत कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। यह विशेषता क्या करती है, इस वर्चुअल क्लासेज को एक्चुअल क्लासेज में तब्दील कर देती है। फील होता है कि आप टीचर से सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी विशेषता है। वैसे ही लाइव टेस्ट और क्विज का मामला है, पर आपको लाइव टेस्ट और क्विज हमेशा वीकली होता है, डेली होता है। समय समय पर टेस्ट देते रहिए, अपनी पढ़ाई का मूल्यांकन करते रहिए। स्ट्रक्चरल जो कोर्स हैं, कोर्स को इस कदर स्ट्रक्चर्ड किया गया है कि वह आपकी पढ़ाई और तैयारी के दौरान जो बिखराव की समस्याएं हैं उसका टोटली समाधान कर देते हैं। और साथ साथ अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का तात्पर्य है कि एक सब्सक्रिप्शन पर आपको सारे के सारे लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध हो जाते हैं। यही इसी ही हमने सक्सेस का कैप्सूल कोर्स कहा था। ये सारी चीजें आपकी पढ़ाई को, तैयारी को मुकम्मल आयाम दे देती हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। मैं लोकेश त्रिपाठी, मुझसे जुड़े अपने 10 सालों के एक्सपीरियंस के साथ आपको से संवाद स्थापित कर रहा हूँ। मेरे साथ आपको इस प्लेटफॉर्म पर इंडिया के टॉप एजुकेटर मिलेंगे, उनसे भी पढ़ें। साथ साथ कुछ हम प्रोग्राम के जिक्र करते हैं। यूपीएससी सीएससी जीएस का प्लस प्रोग्राम, यूपीएससी सीएससी जीएस का आइकॉनिक प्रोग्राम। अगर हम प्लस प्रोग्राम की बात करें तो अभी हम चर्चा प्लस प्रोग्राम का आप देख रहे होंगे, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12, 24, 36 महीने का प्रोग्राम है। मैं सिर्फ 24 और 36 महीने के प्रोग्राम पर फोकस रहता हूं। अगर आप 24 महीने का प्रोग्राम लेते हैं तो पर मंथली फीस कितनी पड़ रही है? 3000 रुपये। लेकिन 1 महीने का प्रोग्राम लेते हैं तो पर मंथली फीस पड़ रही है 9000 रुपये। अर्थात अब 1 महीने में सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं होती है, वो होती है 24 महीने में, 36 महीने में होती है, 2 साल लगते हैं। तो अगर आप 2 साल की मुकम्मल तैयारी का प्रोग्राम लेते हैं तो 9000 की जगह आपकी फीस कितनी हो जाती है? 3000। और इसमें भी यानी 67% बचत है। और इसमें भी जब आप रेफरल कोड लोकेश 1 इस्तेमाल कर देते हैं तो यह हो जाता है 2700 रुपये। और रेफरल कोड लोकेश 1 इस्तेमाल करने के बाद 2700 रुपये के बाद आपको मिलता क्या है? वो है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर, शेड्यूल इत्यादि चीजें आपको प्राप्त होती है, मिलती हैं। ये इसकी प्लस की विशेषता। अगर आइकॉनिक देखें तो ये 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने का प्रोग्राम है। अगर 24 महीने की यहाँ देखें तो 4458 रुपये फीस है। यहाँ भी जब रेफरल कोड लोकेश 1 इस्तेमाल करेंगे तो 4000 फीस हो जाएगी। और 4000 महीने के बदले आपको प्राप्त होता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चरल शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो इसलिए आइकॉनिक प्रोग्राम लीजिए, प्लस प्रोग्राम लीजिए, रेफरल कोड लोकेश 1 जरूर इस्तेमाल करें। अगर हम जीएस के मामले को समझे तो ऑप्शनल के मामले को समझे तो विद्यार्थी के सामने एक समस्या रहती है कि ऑप्शनल में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। जो भी आपका ऑप्शनल है यूपीएससी में चुन सकते हैं। और एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको यहाँ अवेलेबल होगा। चाहे कोई भी ऑप्शनल हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, मैथिली लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, कोई भी लिटरेचर हो, आप आकर के कोर्स ले सकते हैं। ऑप्शनल का बेहतरीन क्लासेज आपको अवेलेबल होंगी। यहाँ भी अगर 24 महीने, 36 महीने देखा जाए तो 40,000 फीस है, 50,000 फीस है। रेफरल कोड लोकेश 1 यहाँ भी इस्तेमाल कीजिए, 10% की छूट लीजिए। तो दोस्तों, आइकॉनिक प्रोग्राम लीजिए या प्लस प्रोग्राम लीजिए, ऑप्शनल कोई भी सेलेक्ट कीजिए, अनअकैडमी से जुड़िए, रेफरल कोड लोकेश 1 इस्तेमाल कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर मुकम्मल पहचान दीजिए, आयाम दीजिए। तो आइए अब चर्चा करते हैं आज की बात की। और आज की बात की चर्चा हम करने से पहले आज हम आपको पढ़ाएंगे कि नवरत्न क्या है, महारत्न क्या है। चर्चा में महारत्न है, यूपीएससी के लिए अब महारत्न पर फोकस करना है क्योंकि महारत्न पर सरकार फोकस कर दी है। तो हम महारत्न को समझेंगे और हम प्राइवेट सेक्टर के, प्राइवेट इंटरप्राइजेज के जितने भी हैं उनके निजीकरण की प्रक्रिया को समझेंगे। थोड़ा एक विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा हम बताते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं क्या, सरकारी उपक्रम कहते किसे। ठीक, चर्चा को शुरू करने से पहले, चूंकि महारत्न का दर्जा किसे दिया जाएगा? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को। नवरत्न का दर्जा किसको दिया जाएगा? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को। इसलिए जानना जरूरी है कि ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं क्या। देखो, यह सरकार द्वारा जितने भी नियंत्रित या संचालित उपक्रम होते हैं, इंटरप्राइजेज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। अब सरकार द्वारा नियंत्रित हैं
तो मिनिमम सरकार की हिस्सेदारी 51% तो होगी ही होगी। या हम सीधी भाषा में कहें तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वे इंटरप्राइजेज कहलाते हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है, यानी न्यूनतम 51% तो होगी ही होगी। 51 से ज्यादा भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 76 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है। यानी मिनिमम जो बाउंड्री है वह 51 होगी ही होगी सरकार की हिस्सेदारी। तो इसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। क्लियर हो गई बात? अब आगे की फिर बात को करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अपनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की कुछ कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। यानी यूं कह दें कि हाल ही में महारत्न का दर्जा यूपीएससी तैयारी करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि सरकार ने महारत्न का दर्जा अपनी दो पुरानी कंपनियों को, जो पहले नवरत्न कंपनी थी, उनको दे दिया है। और दोनों कंपनियों को याद रखिएगा, और उन्हें कहा गया है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनको महारत्न का दर्जा दे दिया। और जब इनको महारत्न का दर्जा दे दिया गया है तो अब भारत में कुल जो महारत्न कंपनियों की संख्या है वो 8 हो गई। 8 थी, जब 2 कंपनियां जुड़ी हैं तो वो कितनी हो गई हैं? 10 हो गई हैं। यानी भारत में अब महारत्न कंपनियां 10 हो गई हैं। आगे बताएंगे कौन कौन है। आगे चलने से पहले हम एक बात को आपको समझाना चाहेंगे कि महारत्न के दर्जे के मापदंड क्या है, कौन किन कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाना चाहिए। और उससे भी पहले थोड़ा हम आपको बैक ले चलेंगे, यहां आप स्क्रीन के पीछे की कहानी समझेंगे। मेरे विद्यार्थी मुझे सुन रहे होंगे, अभी कुछ तकनीकी समस्या आ गई है इस YouTube चैनल पर, जो हमारा सॉफ्टवेयर है जो अनअकैडमी का है, तो इसके कारण 6-7 दिन तक YouTube पर जो आप हमसे संवाद की प्रक्रियाएं होती थी बंद रहेंगी, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं बंद होंगी। रोज 8 से 9 आपको मेरी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी। करीबन 5 से 6 दिन तक ये तकनीकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, ठीक, वो YouTube की तरफ से प्रॉब्लम है। तो 5-6 दिन तक आपको हमारी सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो देखने होंगे, तो आप देखते रहिए। मैं बहुत इजी बताऊंगा। अब तो आप लोगों को मेरी आदत पड़ चुकी होगी। हाँ, मैं फील कर रहा हूँ आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है, अपने विद्यार्थियों को बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन आपकी पढ़ाई बाधित ना हो इसलिए अनअकैडमी ने प्रयास किया है कि 6-7 दिन तक आपको यूट्यूब पर जो 8 से 9 बजे वाली क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। ठीक, तो रिकॉर्डेड वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। फिर जब हम इंटरेक्शन में आएंगे तो बात हो ही जाएंगे। हाँ, 6 से 7 बजे वाली जो क्लासेज है इंटरनेशनल रिलेशन की वो चलती रहेंगी। कल 6 से 7 बजे मेरे विद्यार्थी आज मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं, मैं बहुत मिस कर रहा हूं तुम सबको। तो कल 6 से 7 बजे IR की क्लास अनअकैडमी के ऐप पर होगी, वहां आइएगा। तब तक आप जो YouTube की क्लास है, जब तक इन लोगों की तकनीकी समस्या सॉल्व नहीं होती, वहां आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते रहिए। जो भी कंफ्यूजन होंगे बाद में दूर कर लिए जाएंगे। हाँ, तो हम महारत्न के दर्जे के जो मापदंड है इसके पीछे चलते हैं। दरअसल कहानी ये है, आप कहोगे महारत्न की जरूरत क्या है, नवरत्न की जरूरत क्या है। और एक टॉपिक हमने पढ़ाया था आपको पहले ही, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। अब वो टॉपिक यहां भी आएगा, इसीलिए मैंने पहले पढ़ा दिया था। देखो, पीछे चलते हैं, महारत्न के दर्जे पर के मापदंड पर बाद में बात करेंगे। इस सीक्वेंस एक कहानी को समझते हैं। कहानी है दोस्तों, 1991 का आर्थिक उदारीकरण हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, 1991 में सुधार हुए। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार एक सुधार लेकर के आई। हुआ क्या था कि इंडियन इकोनॉमी बहुत डाउन हो चुकी थी, मंदी में चली गई थी। भारत के पास सिर्फ 7 दिन का पैसा बचा था कि वो अपना पेट्रोलियम खरीद सकता है, और भारत की इंडियन GDP ग्रोथ बहुत निगेटिव जा रही थी। इसकी कहानी एक अलग से चर्चा करेंगे जब 91 के सुधार बढ़ाएंगे। तो फिलहाल 91 में क्या किया गया कि भारत की जो पहली इकोनॉमिक पॉलिसी थी, और पुरानी इकोनॉमिक पॉलिसी ये थी कि उद्योग जगत जो होगा उसमें सरकार नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होगी। यानी बड़े बड़े उद्योग कौन लगाएंगे? सरकार लगाएगी, सरकारी उपक्रम लगाएंगे। और आप देखते होंगे कि 90 के पहले जो बड़े बड़े उद्योग हैं सरकारें ही उसको लगाएंगी। लेकिन 90 तक आते आते इन सरकारी उद्यमों का तमाम कारणों से परफॉर्मेंस बहुत गिर गया। और हमारी अर्थव्यवस्था में जो मंदी आई उसका एक बड़ा कारण था हमारे सरकारी कंपनियों के परफॉर्मेंस का गिरना। बहुत सी कंपनियां घाटे में चल रही थी, लेकिन सरकारी कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं,
वर्कर हैं, सरकारी नौकरी है, सैलरी मिल जा रही थी, हर साल लोग घाटा दिखा देते, भारत सरकार अपने बजट से पैसा दे देती थी। वही अगर निजी कंपनी रहती तो निजी कंपनी वाला प्रबंधक, मैनेजर, इंजीनियर सबको मार के भगाता, कहता प्रॉफिट में लाओ। तो बाजार में प्रतिस्पर्धा का अभाव था, इसलिए हमारी कंपनियों का परफॉर्मेंस गिरते रहा। और 91 के आर्थिक सुधारों में सरकार ने निर्णय लिया कि 91 के आर्थिक सुधारों में पूरे के पूरे मार्केट को खोल दिया गया, ओपन कर दिया गया। और ओपन कर दिया गया किसके लिए? ओपन कर दिया गया निजी क्षेत्र के लिए। अर्थात जो पॉलिसी थी कि अब सरकारी उपक्रम, बड़े उपक्रम सरकार लगाएगी, उस पॉलिसी को भारत सरकार ने बदल दिया और कहा गया कि नहीं, बड़े उपक्रम अब निजी क्षेत्र लगाएगा, प्राइवेट सेक्टर लगाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यानी बड़े उपक्रमों के क्षेत्र में कौन आ गया? प्राइवेट सेक्टर। अब जब प्राइवेट सेक्टर आ गया तो बात चलने लगी, उदारीकरण आगे बढ़ा। नरसिम्हा राव के बाद जब वाजपेयी का काल आया तो वाजपेयी ने उस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया, जिसको नरसिम्हा राव ने शुरू किया था। उसी को मनमोहन सिंह ने भी आगे बढ़ाया, मोदी जी भी आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ते रहेगा। भले ही लोग कहते हैं कि मोदी जी कंपनियां बेच रहे हैं, कंपनियां बेच रहे हैं, यह आर्थिक उदारीकरण की उस प्रक्रिया का ही परिणाम है जिसे नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह आगे बढ़ाए, और यही समय की जरूरत है। तो जब वाजपेयी का काल आया तो आर्थिक उदारीकरण में इतनी ही बातें थी कि निजी क्षेत्र आकर के बड़ी कंपनियां लगा रहा था। लेकिन वाजपेयी ने जब सर्वे किया तो वाजपेयी के सामने 3 प्रकार की कंपनियां थी जो पहले से सरकारी कंपनियां थी। यानी नया कौन लगाएगा? प्राइवेट सेक्टर। लेकिन पहले जो सरकार लगा चुकी है वो सब भी तो है, तो उनका उन्होंने कैटेगराइजेशन किया, बंटवारा किया। तो उनको 3 प्रकार की कंपनियां उन्हें मिली। वे कंपनियां जिनका परफॉर्मेंस बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा था, उन्हें कहा गया व्हाइट एलिफेंट, मतलब सफेद हाथी। अर्थात ये अर्थव्यवस्था पर बोझ थे। हाथी क्यों कहा जाता है? जैसे मान लीजिए आप हाथी खरीद लो, हाथी आपके किसी काम तो आएगा नहीं। आपके अपने घर पर हाथी बांध लो तो क्या हाथी आपके किसी काम आ रहा है? आज के इस तीव्र संचार के दौर में आप हाथी पर बैठ के कहीं जाओगे नहीं। लेकिन हाथी रोज खाएगा, अर्थात लागत ज्यादा ले रहा हाथी, परफॉर्मेंस कम दे रहा है। तो वाजपेयी के सामने जो 3 कंपनियां थी, पहला था जो वे कंपनियां जिनका परफॉर्मेंस बहुत नेगेटिव था, उन्हें व्हाइट एलिफेंट कहा गया। वाजपेयी ने कहा कि हम इन कंपनियों को बंद कर देंगे। इन कंपनियों को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और इनका जो एसेट्स है वो निजी क्षेत्र को बेच देंगे, नीलामी कर देंगे। अगर कोई खरीदने आना चाहता है तो कबाड़ के ही मोल पर खरीद ले। ठीक, तो वे कंपनियां जो बहुत घाटे में थी उनको उन्होंने बेच दिया। क्लियर हो गई बात? बंद कर दिया, शट डाउन हो गए, उनके एसेट्स को बेच दिया। दूसरी वे कंपनियां थी जो बीच में थी, मतलब प्रॉफिट भी दे रही थी, बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट दे रही थी, घाटे में भी थी तो बहुत थोड़ा सा घाटे में थी। यानी उनको बंद करना होशियारी नहीं था। 3 कंपनियों की वाजपेयी ने लिस्ट बनवाई और लिस्ट बनवा करके उन्होंने कहा अगर इन कंपनियों में थोड़ा सा रिफॉर्म ला दिया जाए, ठीक, अगर निजी क्षेत्र को प्रवेश करा दिया जाए तो ये कंपनियां अपना बेहतर परफॉर्मेंस करने लगेंगी। क्योंकि कंपनियां बहुत हल्के फुल्के घाटे में हैं, या जो फायदे में है बहुत हल्के फुल्के फायदे में है। निजी क्षेत्र घाटे की डम कंपनी तो खरीदेगा नहीं, लेकिन इन कंपनियों को निजी क्षेत्र खरीदेगा तो पैसा भी लेकर के आएगा। मान लो कोई 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, उसका हम 30% बेच दिए, 30,000 करोड़ रुपए सरकार को मिल गए। साथ साथ निजी क्षेत्र अगर 30,000 करोड़ रुपए लगाएगा तो कहेगा हम नई बिजनेस पॉलिसी लेकर के आएंगे, हम अपनी नई मशीनरी लेकर के आएंगे, हम सरकारी कर्मचारियों का जो हस्तक्षेप है उसे हम कम करेंगे और प्राइवेट मॉडल पर इनको चलाएंगे। अर्थात सरकार ने सोचा कि जो कंपनियां कम प्रॉफिट में चल रही है उसमें अपनी भूमिका को कम कर दें, और उसमें सरकार एकदम बैक नहीं हुई, सरकार रही लेकिन उसकी भूमिका कम हो गई। और इस प्रक्रिया को वाजपेयी ने नाम दिया डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। अर्थात सरकारी कंपनियों का शेयर निजी क्षेत्र को बेचा जाने लगा, इसे ही नाम दिया उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। तो विनिवेश होने लगा। विनिवेश की कहानी आपको पिछले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए विस्तार से यहां बात नहीं करेंगे। यानी वाजपेयी ने जो 3 कंपनियों का वर्णन किया, विभाजन किया, एक वो थे जिन्हें डंप कर दिया, दूसरी कंपनियां वो थे जिन्हें डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी जो पूरे घाटे में है डंप, जो कम घाटे में है चलो निजी क्षेत्र को लाते हैं, बात आगे बढ़ेगी। लेकिन तीसरी वे प्रकार की कंपनियां थी जो प्रॉफिट में चल रही थी। तीसरी वे प्रकार की कंपनियां थी जो प्रॉफिट में चल रही थी, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल है, इंडियन ऑयल है, ओएनजीसी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एनटीपीसी है, गेल है, सब कंपनियां प्रॉफिट में चल रही थी। लेकिन वाजपेयी ने महसूस किया
तमाम कमेटी बनाई गई, रिफॉर्म कमेटियां बनाई गई, और इन कमेटियों की रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट वाजपेयी के सामने यह प्रस्तुत की गई कि अगर इन कमेटियों को, इन कंपनियों को ढेर सारी छूट दे दी जाए, ढेर सारी स्वायत्ता दे दी जाए, इन कंपनियों के व्यापार में, प्रबंधन में ढेर सारा रिफॉर्म कर दिया जाए, तो ये कंपनियां जितना परफॉर्मेंस दे रही हैं उससे कई गुना ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकती, यानी इनका परफॉर्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी अगर इन कंपनियों पर नियंत्रण सरकार का रहेगा, मालिकाना हक किसका रहेगा, सरकार का ही रहेगा, सरकारी ही रहेगी, लेकिन पूरी की पूरी कंपनी का जो मॉडल होगा, जो कंपनी का संचालन होगा, वह कॉरपोरेट मॉडल पर कर दिया जाएगा, जैसे निजी क्षेत्र का संचालन कर दिया जाएगा। अर्थात कंपनियों पर जो प्रशासनिक नियंत्रण है, जो अधिकारियों का नियंत्रण है, जो लाल फीताशाही है, इसको कम कर दिया जाए। ठीक, तो वाजपेयी ने कहा बात तो सही है, हमारी समस्या का तो समाधान हो गया। 3 प्रकार की कंपनियां थी, एक जो बहुत खराब थी, डंप कर दिए, दूसरी थी जो कम घाटे में थी, डिसइन्वेस्टमेंट लाया गया, और तीसरी थी जो प्रॉफिट में थी, लेकिन अगर उनको छूट रियायतें दी जाती तो और प्रॉफिट बढ़ा दी जाती। तो यहीं से वाजपेयी ने जो अपनी प्रॉफिट वाली कंपनियां थी, कहा कि जो ज्यादा प्रॉफिट में होंगी उन कंपनियों को हम नवरत्न का दर्जा देते हैं। उन कंपनियों को किसका दर्जा देंगे, नवरत्न का दर्जा देंगे। और जो उससे कम प्रॉफिट वाली कंपनियां होंगी उन कंपनियों को हम देंगे मिनी रत्न का दर्जा देंगे। यानी वाजपेयी 2 कॉन्सेप्ट लेकर के आए, नवरत्न और मिनी रत्न। और वाजपेयी ने जो कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया, छूट रियायतें दी, आगे हम पढ़ेंगे नवरत्न, जब नवरत्न का दर्जा दिया, छूट रियायतें दी, तो ये कंपनियां बेहतर परफॉर्मेंस कर, इनका परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ गया। जो मिनी रत्न कंपनियां थी वे भी बेहतर परफॉर्मेंट करने लगी। अब जो मनमोहन सिंह का काल आया, आगे की सरकारों ने देखा कि अरे छूट और रियायतें क्या दी गई, नवरत्न को बहुत आगे बढ़ गई, मिनी रत्न आगे बढ़ गई। तो देखा गया कि नवरत्न कंपनियों में से तो सरकार एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई वाजपेयी के बाद। वाजपेयी सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, नवरत्न और मिनी रत्न। आगे हम बताएंगे अभी कौन कौन कंपनी नवरत्न है, कौन कौन कंपनी मिनी रत्न है। यहां फोकस करेंगे महारत्न के दर्जे पर, क्योंकि महारत्न अभी करंट अपडेट की चीज है, नवरत्न मिनी रत्न पुरानी हो गई है, सिर्फ जानना है। अब एग्जाम में यूपीएससी में उनसे सवाल नहीं आएंगे, हाँ महारत्न ऐसे आएंगे। तो बैकग्राउंड समझ गए ना कि नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न कहां से आया। क्लियर हो गई ना बात? मैं आप सबसे सवाल नहीं ले पा रहा हूं तो बात क्लियर हो गई ना। यानी सीधी भाषा में जान लेना है, नरसिम्हा राव आर्थिक उदारीकरण लेकर आए, और आर्थिक उदारीकरण में उस नीति को बदल दिए जिस नीति के तहत सिर्फ बड़ी कंपनियां सिर्फ सरकार लगाएगी। उन्होंने कह दिया बड़ी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर लेकर भी लगाएगा। वाजपेयी उस आर्थिक नीति को आगे बढ़ाए और उन्होंने 3 बात किया कि जो सरकारी कंपनियां बहुत घाटे में थी डंप कर दिया, जो कम घाटे में चल रही थी, प्रॉफिट और घाटे के लेवल पर थी, उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, विनिवेश शुरू कर दिया, और जो प्रॉफिट दर्शा रही थी उनको कॉर्पोरेट मॉडल पर लाया। कहा नियंत्रण सरकार का रहेगा, मॉडल कॉर्पोरेट सेक्टर का रहेगा, जैसे प्राइवेट सेक्टर व्यापार करता है वैसे हम भी करेंगे, इनको थोड़ा छूट रियायतों दे दो, हर बात पर चिट्ठी ना लिखनी पड़ेगी सरकार को, निर्णय खुद ले। तो नवरत्न और महारत्न, मिनी रत्न का दर्जा मिला। और आगे बढ़ करके वाजपेयी के बाद की सरकारों ने देखा कि नवरत्न का दर्जा बहुत बढ़िया हुआ तो महारत्न का दर्जा देने लगे। लेकिन महारत्न का दर्जा देने के लिए कुछ शर्तें सरकार ने लगाई हुई है, वर्तमान सरकार ने कुछ शर्तें लगाई हुई हैं, और इन्हें ही कहा गया है महारत्न के मापदंड। तो ये महारत्न नवरत्न का कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्लियर हो गई बात। अब मापदंडों पर हम बात करें। ठीक, तो देखो कि महारत्न कंपनी कोई कंपनी तब घोषित होगी जब, ठीक समझ में आ गई बात, उस कंपनी को पहले से ही नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। अर्थात समझना बात को कि जो महारत्न कंपनियों का चुनाव किया जाता है वो किन कंपनियों में से किया जाता है, नवरत्न कंपनियों में ही। जो कंपनी बेहतर परफॉर्मेंस देने लगती है उन्हीं कंपनी को दर्जा क्या दे दिया जाता है, महारत्न। तो भूलना मत बात को, ठीक, भूलना मत बात को कि नवरत्न का, महारत्न का दर्जा उसी कंपनी को दिया जाता है जिसे पहले से नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। बात है। दूसरी बात कही गई है कि वह कंपनी सेबी के नियामकों के अधीन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को ही क्या कहा जाता है, सेबी। सेबी के रेगुलेशन के अतिरिक्त ही मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होनी चाहिए। सीधा सीधा सा मतलब है। कोई भी शेयर बाजार में कंपनी कब सूचीबद्ध होती है, जब वो सेबी के नियंत्रण को मानती है। तो महारत्न का दर्जा देने की दूसरी शर्त है, पहली शर्त एकदम है वो उसका तो होना ही होना चाहिए
नवरत्न होनी चाहिए। दूसरी तरफ सेबी के अधीन वो शेयर मार्केट में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के रूप में लिस्टेड हो, सरकारी कंपनियों के रूप में सूचीबद्ध हो। निजी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो ऐसी तो दूसरी शर्त ये हो गई। अब हम तीसरी की बात करें। तीसरी बात है, हमने क्या कहा कि नवरत्न कंपनी पहले होनी चाहिए। तो देखा जाता है कि अगर कोई नवरत्न कंपनी पिछले 3 वर्ष की अपने व्यापार में, यानी कोई नवरत्न कंपनी यदि अपने पिछले 3 साल के जो उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर है, अगर वो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, यानी वह नवरत्न कंपनी जिसका एनुअल टर्नओवर, कुल खरीद बेच, कितना खरीद रही है, कितना बेच रही है, कितना खरीद रही है, कितना बेच रही है, कुल टर्नओवर कितना होना चाहिए पिछले 3 साल का एवरेज, औसत। यानी जैसे मान लो 1 साल का 25,000 करोड़, 2 साल का 25,000 करोड़, 3 साल 25,000, तो हो गया कितना, 75,000 करोड़। तो उसका औसत निकालोगे, 3 का भाग दोगे तो कितना हो गया, 25,000 करोड़। यानी कंपनियों का पिछले 3 साल का औसत वार्षिक व्यवसाय कितना होना चाहिए, कम से कम 25,000 करोड़ होना चाहिए। दूसरी शर्त हो गई। यानी जब नवरत्न कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है, देखा जाता है क्या इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ है, तो दूसरा भी शर्त हो गई। तीसरी शर्त हो गई कि कंपनी का अगर एवरेज एनुअल नेटवर्थ निकाला जाए कि अभी कंपनी को बेचा जाए तो कंपनी कितने में बिकेगी। दोनों दो चीज होती हैं। कंपनी का एनुअल टर्नओवर का मतलब होता है एक कंपनी ने कच्चा माल कितने पैसे का खरीदा, बिजली कितने पैसे की खरीदी, कर्मचारियों को तनख्वाह कितना दिया, सब कुछ साथ साथ कितने का सामान बेचा, दोनों को जोड़ दिया जाता है तो एनुअल टर्नओवर निकलता है। लेकिन एवरेज एनुअल नेटवर्थ का मतलब होता है कंपनी को अभी मार्केट में बेच दिया जाए तो कंपनी का मूल्य क्या होगा। तो दूसरी शर्त यह है कि ऐसी नवरत्न कंपनी जिसका वार्षिक निवल मूल्य, एवरेज एनुअल नेटवर्थ कम से कम 15,000 करोड़ का होना चाहिए। दूसरी शर्त है, यानी किसी नवरत्न कंपनी का एनुअल नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ होना चाहिए। साथ साथ तीसरी शर्त है कि पिछले 3 वर्षों का उसका जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए, एवरेज नेट प्रॉफिट होना चाहिए, औसत शुद्ध लाभ होना चाहिए, कम से कम 5,000 करोड़ का तो होना ही चाहिए। यानी एवरेज एनुअल नेटवर्थ कितना होना चाहिए, कम से कम 5,000 करोड़ का होना ही चाहिए। तीसरी शर्त हो गई, ठीक। और चौथी शर्त हो गई कि उस कंपनी का व्यापार के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। सिर्फ भारत में ही न हो, इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी प्रेजेंस हो। अर्थात हम अगर क्रक्स के रूप में जैसा हमेशा लाते हैं ला दे, तो हम कह सकते हैं कि किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा तब दिया जाता है जब वह नवरत्न कंपनी हो और उस नवरत्न कंपनी की 4 विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। वो है, अगर उस नवरत्न कंपनी का पिछले 3 साल का टर्नओवर 25,000 करोड़ का हो, उस नवरत्न कंपनी का एवरेज नेट एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ का हो, उस नवरत्न कंपनी का औसत प्रॉफिट 5,000 करोड़ का हो और इंटरनेशनल लेवल पर महत्वपूर्ण प्रेजेंस हो, तो उस कंपनी को हम महारत्न कंपनी का दर्जा दे देते हैं। तो आपने महारत्न का समझ लिया, बात क्लियर हो गई, ठीक। मापदंड समझ लिए, इसी से यूपीएससी में सवाल बन जाते हैं, ठीक। एक एक ऑप्शन बन जाएगा, तो बात याद रखना। अब बात आप सोच रहे होंगे कि किसी कंपनी को जब महारत्न का दर्जा मिलता है तो उसे लाभ क्या प्राप्त हो जाता है। बात क्या है इस महारत्न के दर्जे में कि नवरत्न कंपनियां मचलती हैं कि हमें महारत्न का दर्जा मिल जाए। तो देखो, कंपनी को जो पहला लाभ होता है, जो कंपनी को महारत्न का दर्जा मिलेगा, 3 कंपनियों की को ज्यादा स्वायत्ता मिल जाती है और उस कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है उसे कंपनी के संचालन में ज्यादा पावर मिल जाता है। बात बात पर सरकार से पूछना नहीं पड़ता है, या यूं कह दो सीधे कि वित्तीय मामलों में, बिजनेस के मामलों में निर्णय लेने की सारी स्वतंत्रता कंपनी के प्रबंधन बोर्ड को ही प्राप्त हो जाती है। सरकार से पूछना नहीं करना पड़ता है। यानी कंपनी के प्रबंधन को शक्ति मिल जाती है कि आप सीधे जाइए और बिजनेस के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से जो निर्णय लेना हो आप निर्णय लीजिए, सरकार को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। क्लियर हो गई बात। तो हम कह सकते हैं मालिकाना हक सरकार का, लेकिन प्रबंधन को पूर्णतः स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, जब महारत्न का दर्जा काम प्राप्त हो जाता है किसी कंपनियों को, तो कोई कंपनियां सरकार से पूछे बिना ही कोई फाइनेंशियल ज्वाइंट वेंचर लगा सकती हैं, यानी किसी कंपनी के साथ मिल करके दूसरी कंपनी लगा सकती हैं, या
खुद ही अपनी कंपनी की के पैसे से कोई नई कंपनी भी खड़ी कर लेती हैं। यूं कहो कि अगर मान लो महारत्न का दर्जा मिल गया तो कोई कंपनी बड़ी फायदे में चल रही है तो उसे कोई कहीं नई कंपनी लगानी है, सरकार से नहीं पूछेगी, खुद बिजनेस मॉडल पर आगे बढ़ेगी। या किसी कंपनी से विकास मिल के लगाना तो भी सरकार से नहीं पूछेगी, बिजनेस मॉडल पर आगे बढ़ेगी। एवं महारत्न कंपनियां, तीसरा फायदा क्या होता है, जब किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिल जाता है तो वह कंपनी या तो अपने नेट वैल्यू के 15% या कुल 5,000 करोड़ रुपए ठीक तक की कंपनियों के साथ का विलय भी कर सकती हैं, यानी अधिग्रहण भी कर सकती है। मतलब यह है कि यदि किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिल गया और उस कंपनी चाहे कि कोई किसी अन्य कंपनी को हमें खरीदना है, उसका अधिग्रहण करना है या अपने में विलय करना है, तो लिमिट कर दी गई है कि अगर उस कंपनी का वैल्यू 5,000 करोड़ तक का है तो बिना पूछे खरीद लीजिए। हाँ, 5,000 करोड़ से ज्यादा है तो सरकार से पूछना पड़े। ठीक, क्लियर हो गई। तीसरा लाभ यह मिलता है। और चौथा लाभ यह मिलता है कि जब किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिल जाता है तो कंपनियों का जो बोर्ड होता है अपने कर्मचारियों के मानव संसाधन के प्रबंधन में, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनको योजनाओं को बना सकता है, योजनाओं की संरचना बना सकता है। यह महारत्न के दर्जे के लाभ है। अब आप इस महारत्न के दर्जे का लाभ का मतलब आप तुलना कर सकते हैं कि 90 के पहले ये कंपनियां आज की बनी नहीं है, पुरानी कंपनियां हैं। ये कंपनियां आज की बनी नहीं है, पुरानी कंपनियां हैं। समझ में आ गई बात? और 90 के पहले सरकारी नियंत्रण इतना था कि इन कंपनियों में अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाता था, कंप्यूटर तो बात छोड़ दी, एक पेन खराब हो जाता था, अगर किसी आप कोई मशीन बिगड़ गई, मान लो कंपनी में कोई मशीन बिगड़ गई और इंजीनियर कहता है कि मशीन खराब हो गई, नई मशीन लाना है, तो नई मशीन तुरंत आएगी नहीं, मैनेजमेंट नहीं, वो दिल्ली चिट्ठी लिखता था। तो 8 दिन दिल्ली चिट्ठी होने में आएगी, फोन का दौर तो था नहीं, या फोन आएगा दिल्ली में, मिनिस्टर सचिव के पास फोन आएगा, इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी के पास, वो देखेंगे समझेंगे, उन पर बहुत काम का बोझ होता है, फिर वो ऑथराइज करेंगे, मंत्री के पास जाएगा, फिर उसके बाद कंपनियों के मैनेजर के पास जाएगा। यानी अगर किसी कंपनी के मैनेजर को एक 50,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदना है या 2 लाख की कोई मशीन खरीदनी है, समझना बात को, मान लो कोई मशीन बिगड़ गई, कंपनी बंद है, तो 2 लाख का मशीन तभी खरीदने के लिए 5 दिन की प्रक्रिया लगती थी, और 5 दिन तक कंपनी बंद है, कंपनी का काम बंद है, कंपनी का प्रोडक्शन बंद है, लेकिन लोगों को तनख्वाह तो मिल रही है क्योंकि उनकी तो कोई गलती है नहीं। यानी मामला समझो कि 2 लाख का सामान खरीदने के लिए प्रक्रियाएं ऐसी थी कि कंपनी 1 करोड़ के प्रोडक्शन का नुकसान कर लेती थी। कई बार यह हुआ है, ठीक, कई बार यह हुआ है। सेल में 2 लाख रुपए का एक, मैं एडिटोरियल पढ़ रहा था, इसी महारत्न पर आया था तो तुलना की गई थी। तो एक बार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट है हरिद्वार में, वहां पर कंपनी को बंद करना पड़ा था 8 दिन के लिए, क्योंकि 2 लाख रुपए की एक मशीन दिल्ली से लानी थी और उसको सरकारी आदेश नहीं मिल रहा था। मतलब 10 दिन तक इतनी बड़ी कंपनी बंद कर दी, और अगर मान लो उसके मैनेजर पर तुरंत छूट रहती तो 2 लाख रुपए का तुरंत खरीद लेता। समझ में आ गई बात में? तो सोचो, इस महारत्न के दर्जे के लाभ क्या, नियंत्रण सरकार का, स्वायत्ता चलाने वालों की, और चलाने वालों को कह दिया गया है कि देखो हम छूट दे रहे हैं, रियायतें दे रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट चाहिए भी, और समस्त महारत्नों ने प्रॉफिट दिया ही। और हाल ही में जब 2 नवरत्न कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट देने लगी तो सरकार ने उन्हें महारत्न का दर्जा दे दिया है, 10 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। तो महारत्न कंपनियों, अब यहां हमने 3-4 चीजें अब तक समझा। पहली बात यह समझी कि प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज कहते किसे हैं। दूसरी बात यह हमने समझी कि ये महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों के दर्जा देने के पीछे वास्तविक कारण क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमने समझा कैसे आर्थिक उदारीकरण आगे बढ़ता है, 3 चरण लेता है, बात को होगी। ठीक, क्लियर हो गए ना? तो महारत्न नवरत्न की जरूरत क्यों पड़ी समझ गए ना, इसके पीछे की सोच समझ गए, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ गया। किसी को एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना भाई लोग? ठीक, अब आगे की बात। अगर हम कुछ महारत्न कंपनियों की सूची देखें तो बस इन्हीं 10 को याद रखना है, बाकी को एक एक बार में मैं एक नजर से घुमा लीजिएगा। तो वर्तमान में भारत में जो महारत्न कंपनियों की सूची है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, पहला भेल, दूसरा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा है गेल इंडिया लिमिटेड, पांचवा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छठा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सता है एनटीपीसी लिमिटेड,
8वां है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, 9वां है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और 10वां है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 10 कंपनियां हैं जिन्हें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा चुका है। समझ में आ गई बात। इन महारत्न की बात यानी अब आपने कहानी महारत्न की समझ ली। महारत्न कंपनियां आई कहां से समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्या है समझ लिया, महारत्न कंपनी होने की शर्तें क्या है समझ लिया, लाभ क्या है समझ लिया, कितनी महारत्न कंपनियां ये समझ लिया। जो लोग यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं वो लोग इनको एकदम याद कर लें। अब इसके साथ कुछ जानने वाली बात है। तो हमने कहा महारत्न कंपनी उसी कंपनी को दिया जाएगा जो पहले से नवरत्न कंपनी होगी। तो भारत में अगर हम नवरत्न कंपनियों को देख लिया जाए तो भारत में नवरत्न कंपनी अब जो बची हुई है वे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड। क्लियर हो गई बात। यह है नवरत्न कंपनियों की सूची। बहुत जल्दी इसमें जो 8वां है एनएमडीसी इंडिया लिमिटेड, इस एनएमडीसी इंडिया लिमिटेड को भी बहुत जल्दी महारत्न का दर्जा दिए जाने की बात चल रही है। फिलहाल अभी तक 10 महारत्न है, 9 नवरत्न है। अब 10वां नवरत्न है ऑयल इंडिया लिमिटेड, 11वां है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, 12वां है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, 13वां है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, 14वां है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी 14 नवरत्न है, 10 महारत्न। ठीक, तो 14 कितनी है नवरत्न है और 10 महारत्न है। 16 थी तभी 2 किसमें शामिल हो गई हैं, महारत्न में शामिल हो गई। क्लियर हो गया। तो यहां तक बात रही नवरत्न की और यहां तक बात रही महारत्न। अब हमने कहा मिनी रत्न, वाजपेयी ने मिनी रत्न बनाया था। तो मिनी रत्न की 2 श्रेणियां हैं, एक को कहा जाता है मिनी रत्न श्रेणी 1 और दूसरे को कहा जाता है मिनी रत्न श्रेणी 2। मिनी रत्न में भी जो कम प्रॉफिट देती है मिनी रत्न श्रेणी 2 में चली जाती है और मिनी रत्न में जो ज्यादा प्रॉफिट देने लगती है वह मिनी रत्न श्रेणी 1 में चली जाती है। देखो मान लो कोई कंपनी कम प्रॉफिट दे रही है तो मिनी रत्न श्रेणी 2 में डाला जाएगा, थोड़ी सी छूट रियायत दी जाएगी। बेहतर परफॉर्मेंस की तो मिनी रत्न 1 कर दिया जाएगा और छूट रियायत दी जाएगी। फिर यहां से बेहतर परफॉर्मेंस की एसेट बढ़ा ली तो नवरत्न दिया जाएगा और यहां से बेहतर बढ़ा ली तो महारत्न दिया जाएगा। ये सीक्वेंस से चलने की। तो मिनी रत्न सरकारी उद्योगों के नाम एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड देख ही रहे हो, एंटिक्स कॉर्पोरेशन इसरो वाला है, बार्बर लारी एंड कंपनी लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये सब कंपनियां हैं जिसको बस एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा है, ये सारी है। कामगार पोर्ट लिमिटेड, गार्डर रीसी बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HLL लाइफ केयर लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सारी की सारी कंपनियां, भारतीय रेलवे, अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी है, इरकान है, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, भारतीय दुर्लभ पृथ्वी लिमिटेड जो दुर्लभ मटेरियल को रेयर अर्थ मेटर लिमिटेड होते हैं, इन सब की कंपनियां हैं जिन्हें मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। बहुत ढेर सारी हैं, तो एक एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा। अब मिनी रत्न 2 सीरीज कंपनियों के नाम हैं। तो भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण लिमिटेड, भारत पंप और कंप्रेसर लिमिटेड, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड, सेंट्रल रेल साइड लिमिटेड। ये कंपनियां बस एक नज़र देखना, याद नहीं रखना, बस जानकारी में रहे। याद सिर्फ महारत्न के 10 के नाम याद रखना है, रट के रखना है। तो ये कंपनियां हैं। तो यहां तक कहानी आपने समझा, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। फोकस करना है महारत्न पर। ठीक, क्लियर दोस्तों, आगे बढ़े। अब चूंकि बात हो रही है कंपनियों की हो रही है तो एक चीज बहुत चर्चा में है, थोड़ा इस पर विस्तार से बात करते हैं। गवर्नमेंट विस्तार से काम कर रही है, वो है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति और उद्देश्य। 2011 में लाया गया था राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। ठीक, और 2011 में जो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति लाया गया था उसमें अमेंडमेंट लाया गया है, संशोधन लाया गया है और उसके उद्देश्यों को नई तरीके से परिभाषित किया गया है। ठीक, तो थोड़ा सा हम नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पर बात करेंगे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, और इसी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा करते हुए हम राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को समझेंगे, इसके उद्देश्यों को समझेंगे, निम्न बनाए जा रहे हैं, क्या क्या बनाए जा रहे हैं, हाल के दिनों में अभी अभी इस पर क्या काम हुआ है, जो कोविड-19 के कारण संकट आया है और संकट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई है। मंदी भी आगे बढ़ के तकनीकी मंदी में तब्दील हो चुकी है। हमने बताया था कि जब अर्थव्यवस्था 3 महीने रहती है तो किस में जाती है, मंदी में। लगातार 3 महीने जाती है तो
किस में चली जाती है? तकनीकी मंदी में। और इसके बाद जाएगी तो किस में चली जाएगी? तो महामंदी जाएगी, लेकिन महामंदी में जाने नहीं दिया जाएगा। आंकड़े ठीक ठाक आ रहे हैं। तो इस तकनीकी मंदी से निकालने के लिए भारत सरकार ने एक योजना सामने लेकर के आई है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। और इस आत्मनिर्भर भारत अभियान जो योजना लेकर के आई है, उसमें बहुत बड़ा फोकस राष्ट्रीय विनिर्माण पर है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पर है। क्योंकि यह नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कई काम करता है। विनिर्माण मतलब क्या? जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो आज के देश दस्तक में जो 21वीं शताब्दी का अर्थव्यवस्था है, ये बहुत बड़े विनिर्माण सेक्टर पर टिक गई है। और अगर विनिर्माण सेक्टर किसी भी देश का बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, तो उस देश को सीधे रोजगार मिलता है। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 130 करोड़ की जनसंख्या है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है ना। अगर पूरे देश में कम से कम 80-90 करोड़ लोग तो होंगे जो मोबाइल फोन चलाते होंगे, जिसमें 50 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। गांव गांव घर घर तक स्मार्टफोन फैला है। स्मार्टफोन 1 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। आपके हाथ में स्मार्टफोन है कि 1-1.5 साल बाद खराब हो जाएगा, नया खरीदना पड़ेगा। यानी अगर 130 करोड़ की जनसंख्या में कल्पना करो, सिर्फ 50 करोड़ लोगों के हाथ में ही स्मार्टफोन हो, तो हर साल खराब हो जा रहा है। 50 करोड़ स्मार्टफोन की डिमांड इस देश में हर साल है। अगर देश में हर साल 50 करोड़ स्मार्टफोन बनने लगे तो 50 करोड़ स्मार्टफोन बनाने के लिए करोड़ों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और दुनिया की सबसे युवा आबादी है, और इसमें अगर हमने अपने युवाओं को, यूथ को रोजगार नहीं दिया तो हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती है। और मोबाइल फोन का बनना ही विनिर्माण है। समझ में आ गया बात है? कपड़ा बन करके आ गया, कपड़े का वस्त्र में तब्दील होना, जींस का पैंट बन जाना, टी शर्ट बन जाना, यह भी निर्माण है। प्लास्टिक बन गया, प्लास्टिक का बोतल में तब्दील होना, यह भी निर्माण है। खिलौनों का बनना, यह भी निर्माण है। छोटी छोटी मशीनरी का बनना, यह भी निर्माण है। कॉस्मेटिक्स मेडिसिन का बनना, यह भी निर्माण है। आलू खेत में पैदा होता है, उसको चिप्स में बना करके पैकिंग कर दी जाती है, यह भी निर्माण है। मक्के को पॉपकॉर्न में तब्दील करके पैकिंग कर दी जाती है, यह भी निर्माण है। छोटे छोटे जूते बनते हैं, इलेक्ट्रिक सामान बनते हैं, एलईडी बल्ब बनते हैं, यह भी निर्माण है। और आज के दौर में हम अगर भारत की बात करें, तो भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, सबसे बड़ी यूथ आबादी है। इस यूथ आबादी को अगर हमने रोजगार दे दिया तो ये राष्ट्र निर्माण में लग जाएगा। कहा जाता है किसी भी देश के पास जब युवा आबादी ज्यादा होती है, जब यूथ ज्यादा होते हैं, तो मुल्क दुधारी तलवार पर चलता है। याद रखना मेरी बात को। अगर किसी देश को जनसंख्या लाभांश की स्थिति में हो, पॉपुलेशन प्रॉफिट की स्थिति में हो, युवा आबादी सबसे बढ़ ज्यादा हो, तो देश लाभांश वह दुधारी तलवार पर चलता है। दुधारी तलवार के मायने क्या है? मायने यह है कि इन हाथों में काम दे दोगे, इन हाथों को रोजगार दे दोगे, तो ये सुबह से शाम काम में बंद हो जाएंगे, रोजगार में लग जाएंगे, मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, देश बना देंगे। लेकिन यदि इन्हें रोजगार नहीं मिला, युवा मन बड़ा डिस्ट्रक्टिव होता है। और अगर ये खाली हाथ घर में बैठे तो डिस्ट्रक्शन का काम करेंगे, या हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, समाज विरोधी गतिविधियां करेंगे, लूट करेंगे। ठीक, मान लो रोजगार नहीं मिलेगा तो हाईवे पर कट्टा लेके खड़ा हो जाएगा, लूटने लगेगा। लूट करेंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो जाएगी, देश का टूरिज्म कम हो जाएगा, होटल इंडस्ट्री चली जाएगी। ठीक, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट की जो सबसे पहली शर्त है वो क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट की शर्त है वो क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक, तो इसीलिए हमने कहा दुधारी तलवार है। तो हमारा देश भी इसी दुधारी तलवार पर खड़ा है। इन युवाओं को हम काम दे देंगे, रोजगार दे देंगे, ये युवा एक नया इंडिया बना देंगे, दुनिया में सबसे ताकतवर इंडिया बना देंगे। इस महान भारत की गौरव को, जैसे प्राचीन काल में था महान भारत का गौरव, पूरी दुनिया का सिरमौर था भारत। प्लिनी एक इतिहासकार है जो एक जगह लिखता है कि दुनिया की पूरी नदियों का पानी एक न एक दिन किसी न किसी रास्ते जाके समुद्र में विलीन हो जाता है, वैसे ही दुनिया में सोना कहीं भी हो वह अंततः भारत में पहुंच ही जाता है और वहीं रुक जाता है। तो ये बना सकते हैं, लेकिन नहीं किया गया तो यही युवा क्या कर देंगे? मामला सारा गड़बड़ कर देंगे। इसलिए युवावादी को कहा जाता है दुधारी तलवार पर है। तो हमारे पास भी सबसे युवावादी है, और युवा आबादी को रोजगार देने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने ही होंगे, मैन्युफैक्चरिंग काम आगे बढ़ना ही होगा। पहली बात ही। दूसरी बात यह है कि जो इंडियन इकोनॉमी में एक टर्म आता है, वर्ल्ड बैंक का एक टर्म है, यानी युवाओं को रोजगार किससे मिलेगा? विनिर्माण से। एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात,
समझना मेरे विद्यार्थियों, समझना, मैं बातचीत नहीं कर पा रहा हूं, ठीक, बहुत आपकी कमी खल रही है आपसे, लेकिन तकनीकी समस्या है, पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक तरफ, अर्थात विनिर्माण जरूरी है युवाओं को रोजगार देने के लिए, बात नंबर एक। बात नंबर दूसरी, एक बार यूपीएससी में सवाल पूछा गया था कि क्या भारत की ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ है, और यह सवाल बार बार पूछा जाएगा। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है और जो कहती है भारत ने ग्रोथ तो की है, आर्थिक सुधारीकरणों के बाद भारत ने तेजी से ग्रोथ की है, निसंदेह ग्रोथ की है, बिना संशय के ग्रोथ की है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ की है, रोजगार विहीन समृद्धि है भारत की। अब आप कहोगे जॉबलेस ग्रोथ क्या है? जॉबलेस ग्रोथ का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ती है उसी अवसर में वह अर्थव्यवस्था रोजगार भी क्रिएट करती है। तो जैसे मान लो 90 के दौर से आज की जीडीपी का तुलना करें तो हमारी जीडीपी बढ़ रही है, और कहा जाता है 1% जीडीपी बढ़ती है तो 2 करोड़ नौकरियों का सृजन होता है। तो मान लो हमारी जीडीपी में 3% का ग्रोथ था और हमारी जीडीपी में 5% का ग्रोथ हुआ, तो 3 से जब 5 पहुंच रही है तो 4 करोड़ एक्स्ट्रा नौकरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन भारत के मामले में देखा गया कि जीडीपी बढ़ी, लेकिन उस वृद्धि के रेशियो से जितनी नौकरियों का सृजन होना चाहिए था वह जीडीपी उतनी नौकरियों का सृजन नहीं कर पाई। क्योंकि जीडीपी जब उतनी नौकरियों का सृजन नहीं कर पाई तो उसे वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार विहीन समृद्धि। तो आप कहोगे ऐसा क्यों हो गया भाई? ऐसा इसलिए हुआ कि भारत खरीदार बन गया, भारत की अर्थव्यवस्था खरीदार बन गई। आप अपने आसपास देखिए, आप जो जूते पहनते हैं, जो टी शर्ट पहनते हैं, जो चश्मे लगाते हैं, जो पेन लगाते हैं, जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, जिस लैपटॉप आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके घर में ट्यूबलाइट होगा, बल्ब होगा, फ्रिज होगा, टेलीविजन होगा। अब देखिएगा इसमें मैक्सिमम चीजें मेक इन इंडिया नहीं है, मेड इन इंडिया नहीं है। ये या तो मेक इन चाइना है, मेक इन कोरियन है। हर सबके हाथ में सैमसंग का फोन है। सैमसंग अब पिछले साल से शायद सरकार ने टाइट किया है तो कोरिया बनाने लगा है। भारत में फोन असेंबल होता है, बनता नहीं है। भारत में फोन असेंबल होता है, बनता नहीं है। भारत में टेलीविजन असेंबल होता है, बनता नहीं है। फोटोकॉपी की मशीन असेंबल होती है, बनती नहीं है। समझ में आ गई बात? इसीलिए भारत में क्या हुआ? जॉबलेस ग्रोथ क्रिएट होगा। तो भारत को अपनी इस जॉबलेस ग्रोथ को भी खत्म करना होगा। अगर भारत को 2030 तक जो लक्ष्य है तीसरी अर्थव्यवस्था में तब्दील होना होगा तो जॉबलेस ग्रोथ के तमगे को, ठप्पे को खत्म करना होगा। खरीदार से विक्रेता बनना होगा, उपयोग करने वाले से बनाने वाले बनने होंगे, और इसीलिए भी मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए 2011 में मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई, और इसी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए 2014 में मोदी जी ने मेक इन इंडिया अभियान लाया। फिर मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए 2015 में स्किल इंडिया लाया। और यूपीएससी का सवाल पूछा गया है ना कि स्किल इंडिया के बगैर मेक इन इंडिया सक्सेस नहीं है। 2016 में महसूस किया गया कि जैसे मेक इन इंडिया तभी सक्सेस होगा जब स्किल इंडिया सक्सेस होगा, और स्किल इंडिया तभी सक्सेस होगा जब भारत में नए इंटरप्रेन्योर आएंगे, नए स्टार्टअप आएंगे, तो स्टार्टअप इंडिया लाएंगे। तीन चीजें एक क्रम में है। 2011 में मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाई जाती है। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी मेक इन इंडिया लाते हैं, उसके बाद स्किल इंडिया लाते हैं, ठीक, और उसके बाद स्टार्टअप इंडिया लाते हैं। पुनः 2018 में आकर के महसूस करते हैं कि नहीं, मेक इन इंडिया के साथ असेंबल इन इंडिया भी जरूरी है। चीजें भारत में बनेंगी ठीक है, लेकिन अब कोई भी चीज भारत में पैक होकर के नहीं आएगी। जब तक हम इंडस्ट्रिया लगा रहे हैं बनाने वाली, तब तक पैक होकर नहीं आएगी। ये नहीं कि मोबाइल तैयार होकर के नहीं आएगी, बल लगाओ और यही जोड़ो, कुछ ही लोगों को तो रोजगार मिलेगा। तो 2018-19 में असेंबल इन इंडिया लेकर आते हैं, और 2020 में जब कोरोना संकट आता है, कोविड-19 का क्राइसिस आता है, तो इसी मेक इन इंडिया, असेंबल इंडिया, स्टार्टअप और स्किल इंडिया को एक पैकेज में, एक प्लेटफॉर्म पर ले आकर के जोड़ देते हैं, और इसी को नाम देते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। अर्थात जब भी आपको मैन्युफैक्चरिंग की बात आए तो आपको ध्यान रखना, है मेंस का टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, मेंस पीटी दोनों का है, तो मेंस में जब भी मैन्युफैक्चरिंग से सवाल आए तो आपको बैकग्राउंड कहां से बनाना है, पहला दिखाना है देश दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, और युवा आबादी का होना दोधारी तलवार का होना है, तो युवा को रोजगार चाहिए। दूसरी चीज दिखाना, 90 के बाद आज तक हमने ग्रोथ तो किया लेकिन जॉबलेस ग्रोथ की, यानी आज भारत की सबसे बड़ी जरूरत रोजगार की है। तीसरी चीज, भारत चूंकि बना नहीं रहा तो खरीद रहा है ना, तो भारत का ट्रेड डेफिसिट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आईआर की क्लास में बताए थे ना, आसियान के जो रीकैप के 15 देश हैं, सबसे करीब 11 देशों से व्यापार घाटा है। चाइना से तो इतना घाटा है कि करा रहे हैं हम। तो इस ट्रेड डेफिसिट के भी तमगे को हटाना होगा, और इन सबका इलाज क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण।
इसी विनिर्माण को आगे बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया 2014, 2015 स्किल इंडिया, 2016 स्टार्टअप इंडिया, पुनः 2018 मेक इन इंडिया और असेंबल इंडिया को जोड़ा गया, 19 का चुनाव आया, 20 में मंदी आई और इन सबको एक पैकेज में लाकर के क्या कर दिया गया, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो जब भी मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल आए, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से लेकर के आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान तक आना है। तो कॉन्सेप्ट समझ गए, क्लियर हो गया भाई लोग? किसी को एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या? ठीक नहीं ना? अब तो कॉन्सेप्ट समझ गए तो कुछ फैक्ट पर बात करते हैं। ठीक, और फैक्ट ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, अब मैं बच्चों वाली चीजें समझा रहा हूं, बड़ों वाली चीजें स्टैंडर्ड वाली समझ गए, ठीक ना? ये तो कॉन्सेप्ट रहा है, आपको कोई नहीं बताएगा, आप ढूंढ लीजिएगा, किताबें ढूंढ लीजिए, टीचर की क्लास ढूंढ लीजिए, देखिएगा। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को जब एक बात और, जब मैं कॉन्सेप्ट की बातें करूं तो उस वीडियो को पॉज करके बाद में रोक रोक करके एक कॉन्सेप्ट लिखते रहो, क्योंकि हर चीजें आपको स्क्रीन पर लिखी लिखाई नहीं मिल पाती, नहीं दी जा सकती। और फिर टीचर का रोल क्या रहेगा? टीचर का रोल है सिर्फ कोई सूचनाएं स्क्रीन पर लिखी हो, ठीक, बाकी जो कॉन्सेप्ट अपने विद्यार्थी से संवाद के माध्यम से दी। तो आज मैं संवाद तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं, इन सारी चीजों को लिखिएगा। तो आइए, हमने मैन्युफैक्चरिंग नीति का एम बता दिया, उद्देश्य बता दिया। अब थोड़ी सी सर्वे करते हैं, देखते हैं क्या है इकोनॉमी की हालत। तो हमने आपको एक दिन पढ़ाया था कि अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मत्स्य पालन, सहयोगी गतिविधियां शामिल हैं। दूसरे या माध्यमिक क्षेत्र में उद्योग से संबंधित है। ठीक, और इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर का ही हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि तीसरा सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर है, वो तो अलग से बात है। ठीक, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस सेक्टर का हिस्सा है? सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। ठीक, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। अब कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का 17% हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र से, 25% हिस्सा सेकेंडरी वाले सेक्टर से और 59% हिस्सा तृतीय क्षेत्र से आता है। यानी भारतीय इकोनॉमी में टर्सरी सेक्टर बड़ा है सेकेंडरी सेक्टर की तुलना में। होना उल्टा चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर बड़ा होना चाहिए टर्सरी सेक्टर की तुलना में। ऐसा क्यों हुआ, यह कहाँ एक क्लास ही है, इस पर जब आपको सर्विस सेक्टर आगे पढ़ाएंगे तो इस पर विस्तार से बताएंगे कि अन्य देशों में पहले सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा, फिर टर्सरी सेक्टर बढ़ा, भारत में पहले टर्सरी बढ़ गया, फिर सेकेंडरी बढ़ गया। ठीक ना, ये अलग कहानी है, अर्थव्यवस्था का एक अलग साइकिल, इसको हम अलग से समझाएंगे, फिर आंकड़ों से बात करें। ठीक, तो इन्हीं सब चीज को, यानी जितनी बड़ी देश है, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो सेकेंडरी सेक्टर जितना बड़ा है उतना जितना बड़ा होना चाहिए उतना नहीं है। 25% है, कम से कम इसे 50% होना चाहिए। इसीलिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक विभाग है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। इस औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने 2011 में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को अनुसूचित किया, लिस्टेड किया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाया। और इस नीति का मुख्यतः उद्देश्य रखा गया कि भारत जीडीपी में जो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है, जो मैन्युफैक्चरिंग का योगदान है, इसे 25% से ज्यादा आगे बढ़ाना है और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही 100 मिलियन नौकरियां पैदा करना है। साथ साथ चीन को पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लीडर माना जाता है। ठीक, पूरी दुनिया में चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चीन की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 34% का योगदान दे रहा है। और यह कारण, इसका बड़ा कारण है कि यहां सस्ता श्रम है और लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, सस्ती वस्तुएं बनाने की तकनीकी है। पूरी की पूरी चीन की अर्थव्यवस्था 3-4 चीजों पर खड़ी है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। दूसरा, सस्ता श्रम है, लेबर लॉ बहुत वहां लागू नहीं होते। और तीसरा, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, वहां अलग से रिसर्च किया जाता है सस्ती वस्तुएं बनाने की तकनीकी को। 3 चीजों की ने इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लीडर बना दिया। तो भारत ने भी यही काम किया है। भारत भी आगे, आप देखोगे कि भारत मेक इन इंडिया के तहत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। भारत माला ले लो, सागर माला ले लो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो। साथ साथ भारत में भी सस्ता श्रम तो पहले से ही है। एवं भारत भी स्किल इंडिया के तहत, इनोवेशन इंडिया के तहत, अटल इनोवेशन मिशन के तहत सस्ती तकनीकी लाने पर काम चल रहा है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो चीन की बादशाहत है, इसकी तुलना में अपने आप को खड़ा किया जा सके। समझ में आ गई बात? अब देखो, चीन की बादशाहत है। अगर भारतीय बाजार की बात देखो तो चीन से निर्मित सस्ते उत्पादों से पूरा का पूरा भारतीय बाजार भरा हुआ है। खास करके खिलौने के क्षेत्र में तो पूरी दुनिया के बाजार पर चीन के बाजार ने अधिकार कर लिया है। भारतीय कंपनियों का किसी अन्य कंपनी को खिलौना खरीदने जाओगे 2000 में मिलेगा, चीन वाला वही 200 में दे देता है। तो खिलौने के क्षेत्र में तो चीन के उत्पादों का पूरे विश्व पर एकाधिकार से हो चला है। इसीलिए भारतीय नीति निर्माताओं ने महसूस किया कि क्यों नहीं हम चीन के ही तर्ज पर भारत में विनिर्माण क्षेत्र का विकास करें।
ताकि देश की अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास भी हो और रोजगार की पर्याप्त अवसर सृजित हो सके। ठीक, यानी पूरा का पूरा जो निम्न का मॉडल है, जो पूरा का पूरा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का मॉडल है, यह चीन से प्रेरित है और कुछ सुधार करके चीन को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। प्रेरित चीन से था, बाद में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इसी में कई बदलाव ला करके चीन को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। ठीक, समझ में आ गई बात। अब अगर कुछ अन्य चर्चाएं करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो भारत की जो ये विनिर्माण नीति बनाई गई है, इस पर इस बात पर जोर दिया गया है कि औद्योगिक विकास में राज्य की भागीदारी जरूर हो, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो उसमें राज्य एक हिस्सा रहे। ठीक, लेकिन कंट्रोलिंग न रहे। तो कहोगे कैसा रहे, तो कहा गया कि होगा ऐसा कि केंद्र की सरकार पॉलिसी बनाएगी, नीतिगत ढांचा तैयार की गई और एक ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ट्रिपल पी की भागीदारी होगी। यानी केंद्र सरकार को कह दिया गया, समझना बात को, ठीक, केंद्र सरकार को कहा गया है इस नई विनिर्माण नीति में कि आपकी भागीदारी होगी, लेकिन सिर्फ कंपनी लगाने की भागीदारी नहीं होगी, आपकी भागीदारी सपोर्टिंग पे होगी। तो मतलब कैसे सपोर्टिंग होगी? कहा गया केंद्र सरकार एक तो नीतियां बनाएगी ताकि नीतियां आसान हो, नीतियों में बहुत जटिलता ना हो, बहुत कागज पत्तर मत बनाना पड़े, निवेशक आए आसानी से निवेश करे। साथ साथ इन्वेस्टमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई सरकार पर। और साथ साथ इस नीति में भी कहा कि सरकार सारा जिम्मेदारी नहीं निभा सकती है, तो क्यों ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया, उसके लिए जो मॉडल चुना गया उसे कहा गया ट्रिपल पी मॉडल। उसे क्या कहा गया? ट्रिपल पी मॉडल। और उसी ट्रिपल पी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अर्थात कहा गया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे उसमें कुछ पैसा सरकार लगाएगी, कुछ पैसा निजी क्षेत्र लगाएंगे। तो पहले पी से क्या हो गया? पब्लिक मतलब सार्वजनिक क्षेत्र। दूसरे पी से क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, और आगे पी का क्या हो गया? पार्टनरशिप, यानी दोनों की भागीदारी हो जाएगी। और कहा गया कि सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। यानी इस पॉलिसी में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के में भी प्राइवेट सेक्टर को लाया गया। ठीक, साथ साथ इस पॉलिसी में एक बात और कही गई है कि ग्रामीण युवाओं को स्किल करना बहुत जरूरी है, और ग्रामीण युवाओं को स्किल करके उन्हें रोजगार के योग्य बनाना बहुत जरूरी है। तो इस पॉलिसी में ग्रामीण युवाओं को स्किल्ड करने का भी प्रावधान कहा गया। अब देखो 2011 में ही पॉलिसी के स्तर पर देश ने तय कर लिया था कि गांव के युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा। बाद में 12-13 में बहुत कुछ काम नहीं हो पाया, नीति धरातल पर जो, इसीलिए 14 में जो मोदी जी आते हैं तो मनमोहन सरकार की इसी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। स्किल की बात मनमोहन सिंह ने ही कर दी थी, मोदी जी ने उसी को 2015 में एक नए रूप में ला दिया, या उसी कौशल को स्किल इंडिया के माध्यम से एक अमली जामा पहुंचा दिया। यानी स्किल नीतिगत स्तर पर 11 से ही बात शुरू हुआ था, तो स्किल इंडिया जो 2015 में आई उसकी नीतिगत जड़ें कहां हैं? 2011 की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में। समझ में आ गई बात। और अगर हम आंकड़े से देखे जाए तो पूरी दुनिया में सबसे युवा देश है भारत, जहां 15 से 24 वर्ष की उम्र की जनसंख्या 18% है, जबकि 24 से 54 वर्ष की जनसंख्या 42% के बराबर है। तो इतना बड़ा युवा देश है। अन्य ठीक, अगर इसको हम स्किल कर देंगे तो ये कौशल युक्त हो जाएगा, और जब इंडस्ट्री लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो उद्योगों में कौशल युक्त श्रम की जरूरत होती है, नॉन स्किल लोगों की जरूरत नहीं होगी। तो यही युवा मेक इन इंडिया के वाहक बन जाएंगे। अब सोचना, यूपीएससी में एक सवाल आया था कि यही युवा मेक इन इंडिया की, क्या स्किल इंडिया की सफलता के बिना मेक इन इंडिया संभव है? तो सवाल का जवाब था कि ये युवा ही मेक इन इंडिया के वाहक बन जाएंगे। और इसीलिए जब आप स्किल इंडिया का विजन डॉक्यूमेंट पढ़ना, जो सरकारी पेपर है, जब स्किल इंडिया लागू गए तो उसके विजन डॉक्यूमेंट में जो पहला विजन है वो यही है कि भारत के युवाओं को मेक इन इंडिया का वाहक बना देना है। ये युवा ही मेक इन इंडिया को आगे लेकर के जाएंगे। और जो आज मैन्युफैक्चरिंग का हब चीन बना हुआ है, उम्मीद करते हैं, सपने देखते हैं कि एक दिन मैन्युफैक्चरिंग का हब कौन बनेगा? भारत भी बनेगा। और इसीलिए ये उम्मीद की गई है कि अगले दशक तक 220 मिलियन से अधिक लोग भारत के श्रम बल में जुड़ जाएंगे, जिनमें 110 मिलियन लोगों का विनिर्माण क्षेत्र में योगदान मिलेगा, और इन्हीं को ही सरकार स्किल कर रही है। ये बातें क्लियर हुई। ठीक,
अब अगर हम इस राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कुछ उपकरणों की बात करें, कुछ टूल्स की बात करें, तो जो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के जो उपकरण हैं वे हैं कि कुछ बातों पर विशेष बल देना है। वो है कि लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। यानी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ेंगे तो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का विकास तेजी से होगा, बात एकदम क्लियर है। साथ साथ इस विनिर्माण नीति में यह भी बात कहा गया है कि युवा कार्य बल के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल के विकास को बढ़ावा के उपाय के काम किए गए हैं इस विनिर्माण नीति में। दूसरी बात, तीसरी बात, विनिर्माण नीति में कहा गया है कि व्यापार के नियमों का हम सरलीकरण कर देंगे, विवेकीकरण करेंगे, सरलीकरण कर देंगे, मतलब उनको तार्किक बनाएंगे, बिना तार्किक वाला कोई भी व्यापार के नियम नहीं रखेंगे। और अगली बात कही गई है कि अगर कोई कंपनी घाटे में चल रही है, कोई यूनिट घाटे में जल पड़ रही है, तो उसको बंद करने के लिए सरल और त्वरित प्रक्रिया अपनाएंगे। मैंने जल्दी शट डाउन कर दो, जल्दी बंद कर दो, बहुत कागज पत्तर इधर उधर मत घुमाओ, ठीक। साथ साथ अगली बात कही गई है इस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, हरित प्रौद्योगिकी है। हरित प्रौद्योगिकी मतलब क्या? इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। जैसे मान लो सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियां, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली बाइक, ये सब क्या है? सोलर टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है। और एक बात आप भी जान रहे हो, भविष्य किसका है? आने वाली दुनिया में भविष्य किसका है? पेट्रोल पर आधारित बाइक खरीदना आप लोग पसंद करोगे कि इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होने वाली बाइक खरीदना आप लोग पसंद करोगे? अगर मान लो जितना माइलेज, जितनी स्पीड पेट्रोलियम गाड़ी देती है, उतनी ही माइलेज और उतनी ही स्पीड की गाड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट में उतार दी जाए, ठीक, जो इलेक्ट्रिसिटी से चले, तो कौन आप पसंद करोगे? इलेक्ट्रिसिटी से पसंद करोगे। तो चूंकि क्लाइमेट चेंज तेजी से हो रहा है और दुनिया के जितने ही देश हैं, कल ही आईआर की क्लास में आपको मैं G20 समझा रहा था, तो दुनिया के जितने ही देश हैं सब जलवायु परिवर्तन से तो लड़ना चाह भी रहे हैं, लेकिन विकास की प्रक्रियाओं को बाधित करके नहीं। तो जलवायु परिवर्तन की लड़ाई यदि विकास की प्रक्रिया को बिना बाधित किए हुए लड़नी है तो एक ही तरीका है, और तरीका ये कहता है कि हम हरित प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाएं, ग्रीन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। तो इसी निम्न में इस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, उसमें कह दिया गया है कि हम हरित प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाएंगे, साथ साथ देश में निम्न का निर्माण करेंगे, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का निर्माण करेंगे। और यह राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्र और कुछ नहीं, एकीकृत औद्योगिक टाउन होंगे, मतलब एरिया कवर कर लिया जाएगा 100 एकड़ का, समझ गए बात को। उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा दी जाएगी, जैसे मान लो मोबाइल वाली इंडस्ट्री लगा दी गई, तो अब मोबाइल बनाने के जितने भी सब पार्ट हैं, उन सब की बैटरी बनाने की, कवर बनाने की, ग्लास बनाने की, पिन बनाने की, सबकी इंडस्ट्री आसपास ही लगा दी जाएगी, ताकि एक ही जगह उत्पादन हो, एक ही जगह इनका प्रोडक्शन किया जाए। वहीं इनकी पैकिंग कंपनी रहेगी, उसको कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा और मार्केट में उतार दिया जाएगा। इसलिए करीब अब तक 14 निम्न को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी जा चुकी है, काम शुरू हुआ है। और इस प्रकार भारत अपनी राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की मदद से अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र को योगदान को भी सेवा क्षेत्र की बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह तमगा लग गया है जॉबलेस ग्रोथ का, जॉबलेस इकोनॉमी का, उसको बदलने की कोशिश कर रही है। जो दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा और उत्साह से लबालब भरे हुए युवा आबादी है, उसको राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इतना काम कर रही है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से। तो हमने इस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का बात इसलिए किया क्योंकि ये जो नवरत्न महारत्न की अगली चरण यही है। तो आज हमने समझा कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज क्या है, बात नंबर 1। आर्थिक उदारीकरण के बाद जो मनमोहन सिंह के बाद वाजपेयी ने 3 काम किए थे। एक, कुछ कंपनियों को शट डाउन किया, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट किया, तीसरा कंपनियों में छूट और रियायतें दी और मिनी रत्न और नवरत्न का दर्जा दिया। वर्तमान सरकार ने उसी नवरत्न को महारत्न के आगे ले गई है। महारत्न क्या है समझा। फिर हमने कहा कि अब यहां से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, सबको रोजगार देना है और अपने व्यापार घाटे को कम करना है। अपने ही देश के बाजार का उपयोग नहीं कर पा रहे उसको करना है। और भारतीय
अर्थव्यवस्था, जो जॉबलेस ग्रोथ की अर्थव्यवस्था है, उसको जॉब क्रिएट करने वाली अर्थव्यवस्था में तब्दील कर देना है। और उसी का अगला चरण है मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। और कैसे मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी? 11 की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी मेक इन इंडिया से, स्किल इंडिया से, स्टार्टअप इंडिया से, असेंबल इंडिया से होते हुए आज आत्मनिर्भर भारत में आकर के समाहित हो गई। तो आज की टॉपिक की बस इतनी बात है। विद्यार्थियों, मुझसे आज बातचीत नहीं हो पाई, फिर भी मैंने कोशिश की कि चीज़ों को इजी करके अपने ही स्टाइल में आपको समझा दें। तो आप लोग, यह कुछ सॉफ्टवेयर की समस्या है यूट्यूब की जो भी है, तो वे 6-7 दिन तक 8 बजे से 9 बजे तक रोज आपको मेरा रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेगा। इसको देखते रहिएगा, फिर बाद में वार्ता कर लेंगे, पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक। और कल 6 बजे से 7 बजे पुनः अनअकैडमी के ऐप पर, चूंकि ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ क्लास चलेगी, तो अनअकैडमी के ऐप पर पुनः हम जुड़ेंगे IR की क्लास के लिए। क्लियर हो गया? तब धन्यवाद आज के लिए। अब तब तक इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए। धन्यवाद।